हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे में, जहां हम रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज के 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स में से। आज हमने शेड्यूल ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उस शेड्यूल के हिसाब से आज हमने बात करनी है भक्ति मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सोसाइटी के बारे में। सवाल देखते हैं। भक्ति मूवमेंट इन इंडिया हैज मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन लिटरेरी एज वेल एज सोसाइटल ट्रेडिशंस। कॉमेंट देखिए, भक्ति मूवमेंट इज सच अ टॉपिक that has relevance all across your GS एग्जाम्स। हर GS के पेपर में कहीं ना कहीं रेलेवेंस है। GS1 के अंदर इंडियन सोसाइटी में भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट का इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी इज ऑल्सो पॉसिबल क्वेश्चन। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हिस्ट्री में आ सकता है। GS1 में हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। GS4 के अंदर एथिक्स के अंदर जो हमारे भक्ति सेंट्स एंड फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2023 के मेंस के अंदर ही श्री गुरु नानक देव जी के बारे में सवाल भी पूछा गया है इन योर एथिक्स एग्जाम। तो कहने का ये मतलब है कि आप भक्ति मूवमेंट को एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट यू कैन यूज इन योर एसे राइटिंग, फिलोसॉफिकल एसेज में, दैट यू कैन यूज इन योर GS4 एज वेल एज GS1। तो इसकी जो यूटिलिटी है वो सभी सब्जेक्ट्स के अक्रॉस फैली हुई है। तो इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करना है हमने। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि इस मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन लिटरेरी एज वेल एज सोसाइटल ट्रेडिशन। तो दो सब हेडिंग अपने आप बन गई हैं इसमें। दो सब हेडिंग ऑटोमेटिकली इट हैज गिवन यू। लिटरेरी ट्रेडिशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, यानी कि लिखित फॉर्म में, लिटरेचर की फॉर्म में किस तरीके से ये इंपैक्ट करता है, और सोसाइटी के ऊपर, ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है। जो सोसाइटी वाले पॉइंट्स होंगे वो जनरली ज्यादा होंगे बिकॉज सोसाइटी के ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, बट लिटरेचर के भी हम 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो मैं आपसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, अगर उसके अतिरिक्त, उसके अलावा, उसके एक्स्ट्रा एडिशनल आपको पॉइंट्स लगता है कि हमें लिखने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये मेरा पर्पस है कि हम लोग यहां पे डिस्कशन भी करें आंसर्स की। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है यहां पे कि हम इंडिया के बारे में और भक्ति मूवमेंट के बारे में 2 लाइनों में संक्षेप में समराइज कर दें। India is a culturally rich civilization that has witnessed both continuity and change in its cultural milieu। तो जो भक्ति मूवमेंट है ना, वो दोनों का सिंबल है। कंटिन्यूटी का भी सिंबल है और चेंज का भी सिंबल है। कैसे? अगर मैं बात करता हूं वेदांतिक फिलॉसफी के बारे में, तो वेदांतिक फिलॉसफी इज पार्ट ऑफ द वेदास इटसेल्फ एंड द अपेंडेजेस टू द वेदास लाइक उपनिषद्स। तो ये जो वेदांतिक फिलॉसफी है उसको रिवाइवलिज्म, उसका रिवाइवल जो है, अद्वैत वेदांत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, ये सारी जो फिलॉसफीज हैं ये भी भक्ति मूवमेंट का ही हिस्सा है। और जो चेंजेस हैं फ्रॉम द पास्ट सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम को चेंज करने के लिए, ओवरहॉल करने के लिए भी भक्ति मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कंटिन्यूटी का भी एक सिंबल है और चेंज का भी एक सिंबल माना जा सकता है। तो 1000 ईयर्स जो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के हैं, यानी 8 से लेके 18 सेंचुरी AD के बीच में, जब हम हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे 2 फेजेस में आमतौर पे समझने की कोशिश करते हैं। वी सी दैट द ओरिजिनल और द ओरिजिनेशन इज इन साउथ इंडिया, जहां पे चोलास के टाइम पीरियड पे, पल्लवास के टाइम पीरियड पे आप नयनर्स और अलवर्स, भक्ति यानी कि डिवोशनल सेंट्स की अपीयरेंस देखते हो। ये 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी के अंदर, 7th, 8th, 9th सेंचुरी के अंदर आपको मिलते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट देयर इज अ बिट ऑफ अ लल, बट 9th, 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स श्री शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी के रास्ते और उनके शिष्यों के रास्ते ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। ठीक है, सो बेस्ट तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन में कि आप मैप बना दीजिए। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैप बनाना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हर कोई मैप बनाएगा, IR के क्वेश्चन में भी बहुत लोग मैप बनाएंगे, बट हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैप बनाना इज अ एडेड एडवांटेज। ऑल्दो अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हर एक सब्जेक्ट में कहां कहां मैप रेलेवेंट हो सकता है। ठीक है, खैर, तो आप यहां पे क्या बताएंगे, यू कैन जस्ट शोकेस अ कपल ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के भक्ति सूफी संत। ठीक है, कोशिश करनी है कि फीमेल सेंट्स का भी यहां पे नाम आए, लेकिन ये जो NCERT का मैप है ये मैंने यहां इसलिए अटैच किया ताकि आपके पास एक रेफरेंस हो कि आप मैप के अंदर, ठीक है, स्टेट वाइज कुछ कुछ भक्ति सूफी सेंट्स का नाम यहां पे मेंशन कर देते हैं, तो एक अच्छा आपका
आउटलुक बन जाता है आंसर का कि आपको पता है कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आप बसवन्ना की बात कर सकते हैं, 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में हुए। ठीक है, गुजरात के अंदर आप नरसिंह मेहता की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत नामदेव। ठीक है, जो संत नामदेव जो बाद में पंजाब भी गए और उनके जो वर्डिंग्स हैं वो भी आपके गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, सिमिलरली उत्तर प्रदेश बिहार वाली बेल्ट में यानी कि ब्रिज भाषा और हिंदी वाली बेल्ट में आपको बहुत सारे अलग अलग सूफी भक्ति सेंट्स मिलेंगे। कहने का मतलब कि आप मैप के थ्रू इसे दिखा दीजिए। नेक्स्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द बॉडी। ठीक है, तो जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद कोशिश करनी है खासतौर पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में कि कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम या मैप के थ्रू अगर आप बता सकते हैं अबाउट द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। इफ यू कैन नॉट, डोंट वरी, है ना, टेंशन नहीं लेनी उस चीज की। बट इंट्रोडक्शन दे दिया, अब बॉडी पार्ट में आते हैं। बॉडी में सबसे पहला पार्ट क्या है? सब कैटेगरी लिटरेरी ट्रेडिशन में क्या फर्क पड़ा। तो लिटरेरी ट्रेडिशन में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का ग्रोथ। तो तमिल, कन्नड़ा, मराठी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ये सभी वो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। और हिंदी की भी बड़ी सारी डायलेक्ट्स है ना, ब्रिज भाषा जो है उसके अंदर, या कबीर जिस भाषा में दोहे जो है बनाते थे, दीज आर ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दीज डिफरेंट लैंग्वेजेस लिटरेचर आर एनरिच्ड बाय द भक्ति लिटरेचर। ठीक है, तो अगर आप इसमें तमिल का एग्जाम्पल देना चाहें तो नालरिया दिव्य प्रबंधनम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑल्दो आगे मैंने उसको कहीं और किसी और कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल में दिया है। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल वैरायटी। लिटरेचर में स्ट्रक्चरल वैरायटी का मतलब कि लिटरेचर के कई टाइप्स हो सकते हैं, प्रोज हो सकता है, पोएट्री हो सकता है ना, डिवोशनल सॉन्ग्स, भजन हो सकते हैं। तो वो सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लिटरेचर में पोएट्री है, मीराबाई इज देयर, अंदल इज देयर, कपलेट्स हैं कबीर जी के, है ना, कपलेट्स मतलब दोहे, अभंग संत तुकाराम की जो पोएट्री है, कीर्तन है शंकर देव जी का। ठीक है, या लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस ऑफ वैदिक लिटरेचर है ना, जैसे आपके रामानुजाचार्य जी है, शंकराचार्य जी है, माधवाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं। सो ऑल दैट स्ट्रक्चरल वैरायटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तीसरा है वैरायटी ऑफ फिलॉसफी। वैरायटी ऑफ फिलॉसफी, अलग अलग टाइप्स की फिलॉसफी आती है भक्ति लिटरेचर से। तो आपके पास नॉन डुअलिस्टिक यानी कि अद्वैत वेदांत है, डुअलिस्टिक द्वैत वेदांत है। ये पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में, अगर नहीं पढ़ा है प्लीज, तभी मैं कह रहा हूं कि भक्ति मूवमेंट को अच्छे से कवर करना है हमने। निर्गुण और सगुण भक्ति है। तो ये सारी वैरायटी है, किसकी वैरायटी है? फिलॉसफी की वैरायटी है। कि एक टाइप का भक्ति मूवमेंट कहता है कि जो गॉड है ही इज फॉर्मलेस, ही इज शेपलेस, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीप्रेजेंट। वेयर एक टाइप का भक्ति मूवमेंट कहता है कि नहीं, गॉड इज हैविंग एंथ्रोपोमेफ्रिक, गलत इंटरप्रिटेशन होगी, एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक वाला है, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है वैरायटी ऑफ फिलॉसफीज आपको देखने को मिलती है। और वैदिक लिटरेचर का ऑल्टरनेटिव बनके या एडेंडम बनके आपको भक्ति लिटरेचर मिलती है। ऑल्टरनेटिव कैन ऑल्सो बी देयर और एडिशनल, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सम सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी में से मैंने पॉइंट लिया है, तो आप देखिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे भक्ति सूफी मूवमेंट की, वहां पे बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स आपको इस आंसर के लिए प्लस ओवरऑल भक्ति मूवमेंट की जानकारी वहां से मिलेगी। तो वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज इज बाय द अलवर्स, दैट इज नालरिया दिव्य प्रबंधनम, जिसको तमिल वेद भी बोला जाता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक अ ऑल्टरनेटिव और एडिशनल टू द प्री एग्जिस्टिंग वैदिक लिटरेचर। तो ये लिटरेचर की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन है। सोसाइटी की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहले तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस को क्वेश्चन करना, ये इसका सबसे पहला है। questioning of the elaborate religious practices, making religion more accessible to the people, है ना। आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास sacrifices करने के लिए या जिसके पास rituals करने के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, उस तक आपने भक्ति डिवोशन को पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाओगे? दिस इज द भक्ति मूवमेंट्स फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। सेकेंड इज इट हैज अ रिलेशनशिप विद द स्टेट एज वेल। सोसाइटी का पार्ट ही होता है, पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो स्टेट के साथ किस तरीके का रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल, चोला किंग्स दे यूज्ड टू गिव पेट्रनेज टू दीज सेंट्स। व्हाई? बिकॉज दे वर पॉपुलर अमंग द पीजेंट्स, और पीजेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजॉरिटी में है। यदि आप राजा हैं तो आप अपनी चला सकते हैं तब तक जब तक लोगों को आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट लगती है। तो अपनी लेजिटिमेसी बना के रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेजिटिमेसी तभी बनी रहेगी जब आप
कॉमन जनता के रिलीजियस बिलीफ्स और उनके स्पिरिचुअलिटी को के साथ अपने आप को अलाइन करोगे। तो ऐसा ही कुछ चोला किंग्स ने भी किया। अकबर ऑल्सो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट ऑफ भक्ति सूफी सेंट्स, बट दादू दयाल उनमें से हैं जो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में एक्टिव थे, और इनसे अकबर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनका रिलेशन विद द स्टेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्ट एंड म्यूजिक, इसमें आप मुझे बताओगे कि म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। कुछ हिंट मैंने ऊपर ही दे दिया था आपको, कीर्तन और ये सब, बट यू हैव टू पुट द पॉइंट कि आर्ट एंड म्यूजिक में भक्ति म्यूजिक और भक्ति आर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। Also, I'm giving you a hint that one of the classical dances of India, or some classical dances of India, are also influenced by the Bhakti movement. तो ये बात थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे कमेंट्स के अंदर। मैंने जानबूझ के ऐसे रखा है पॉइंट। कास्ट सिस्टम, लिंगायत्स चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स। सो लिंगायत इज sect that was believed to be started in Karnataka, and several of its followers, they questioned the caste based hereditary system. Even Kabir ji, Sant Kabir ji, he also questioned the caste system or the hierarchy of the caste system. तो बहुत सारे जो ये भक्ति सेंट्स थे ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट या कास्ट सिस्टम के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट अपनी राइटिंग्स लिखते थे। तो ये कास्ट या सोसाइटी के स्ट्रक्चर को क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड जेंडर इंक्लूसिविटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने विमेन सेंट्स को एक्टिव होते हुए देखा। विमेन सेंट्स की एग्जांपल मैंने अगेन नहीं दी है, रीजन बीइंग कि मैं चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से इस आंसर में लिखें। दिस इज व्हाई आई वांट टू कीप सम ऑफ द पोर्शंस ब्लैंक सो दैट यू आल्सो डू सम रिसर्च। आप भी कुछ सर्च करें, है ना, और कुछ एडिशनल यूनिक इसमें एग्जाम्पल आप डालें, है ना। आपकी एग्जाम्पल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन एग्जाम्पल, तभी आपका आंसर यूनिक होगा। तो आप अंदल का नाम ले सकते हैं, ठीक है, आप कराईकल अमैयार का नाम ले सकते हैं, आप मीराबाई जी का नाम ले सकते हैं, आप ललदेद का नाम ले सकते हैं। सो ऑल दीज आर फेमस विमेन सेंट्स फ्रॉम द भक्ति एरा। और आखिर में सोसाइटी में इंटरफेथ डायलॉग और सिंक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करना। कबीरदास जी से बेहतर इसका कोई जो है एग्जाम्पल नहीं है, जो अपने दोहे और कपलेट्स के थ्रू ऑलमाइटी की फॉर्मलेसनेस, ओमनी प्रेजेंस, ओमनीपोटेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि जिस भी तरीके से, जिस भी मेथड से आप ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करें, अंततः इन द एंड इट इज जस्ट वन कॉमन ऑलमाइटी गॉड। ठीक है, तो आप जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, वो अल्टीमेटली आपको एक ही गॉड की तरफ ले जाएंगी। तो आपका अटैचमेंट शुड नॉट बी टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स, योर अटैचमेंट शुड बी टू द ऑलमाइटी। तो ये चीजें जो है ये हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाती है। यदि आप चाहते हैं कि और भी पॉइंट्स आप ऐड करिए, कमेंट में मुझे बताइए। कंक्लूड कैसे करना है, देखो हिस्ट्री के आंसर को अगर आप फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में डाल के कंक्लूड करते हो तो बहुत अच्छा एक कंक्लूजन बन जाता है। तो भक्ति मूवमेंट का सिर्फ पास्ट में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है, भक्ति मूवमेंट का इंपैक्ट हमारे फ्यूचर की गाइडिंग लाइट या फ्यूचर को भी इंपैक्ट कर सकता है। खासतौर पे इतना अपहीवल, इतनी वायलेंस, इतनी कम्युनलिज्म जब हम देखते हैं, तो एक पीसफुल, इगैलिटेरियन, प्लूरल और इंक्लूसिव कल्चर जो इंडिया हमेशा से ही रहा है, उसी को आगे भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए गोइंग इनटू द 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इवन हिस्ट्री में जहां मौका मिलता है, हर जगह नहीं कर पाओगे, जहां मौका मिलता है उसको प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ के कंक्लूजन लिखोगे तो आपका आंसर जो है हमेशा बेहतर बनेगा। दोस्तों इसी तरीके से हम आपसे रोज मिलते रहेंगे इन द 12 PM मंडे टू थर्सडे। तो कल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं रोज आता हूं 12 बजे आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, दैट इज ऑल वेल एंड गुड, बट आपके आंसर्स इवैल्यूएट नहीं हो पा रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली, आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही है। इवन देन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ओवर हेयर, ठीक है, जितना मैं ट्राई कर सकता हूं यहां कर रहा हूं, बट एक अप्रोच टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन, टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द कंक्लूजन, ये सब चीजें अगर आपको खासतौर पे शुरुआती समय में मिल जाती है तो आपका बहुत बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन। तो अगर आप चाहते हैं एक एक क्वेश्चन आप रोज लिखें, वो आपका 24 से 48 घंटे के अंदर इवैल्यूएट हो जाए, एंड ऑफ द वीक आपके साथ मैं डिस्कशन करूं, लाइव डिस्कशन, और उस डिस्कशन के अंदर सभी क्वेश्चंस डिस्कस करूं और आपके सारे डाउट्स लूं, ठीक है। इस तरीके का हम प्रोग्राम जो है 23 अक्टूबर से 23 अक्टूबर से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। 23 अक्टूबर से ये लाइव हो जाएगा,
और इसमें आपको कंटिन्यूअस टेलीग्राम ग्रुप का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने डाउट्स क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं। ये सब मैं ही मॉनिटर करूंगा, सो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज इश्यूज। साथ ही साथ आपके जो कोर्स की प्राइस है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप कोड यूज करते हैं RAINA रहना, ठीक है। सो if you are interested in getting your answers evaluated as well as weekly discussion over the topics, है ना, तो इसका शेड्यूल पूरा 48 डेज का बन के आएगा जिसमें हम जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 सभी सब्जेक्ट्स के सभी सब टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो ये आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स का लिंक कि एनरोल करने का कहाँ है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कॉल अस, ठीक है। If not, then brilliant, no problem. We'll meet every day at 12 PM and discuss one question from GS 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं that's okay, बट वहाँ पे आपको कुछ जो है एडिशनल पॉइंटर्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।